बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को अंडरस्टैंड किया। दोनों टाइप के कोलिजन्स में जो डिफरेंस है वो आपने देखा, उनकी डेफिनेशंस आपने देखी और एक एक एग्जांपल जो है वो आपने डिस्कस की, स्टडी की, उसको आपने अंडरस्टैंड कर ली। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और उस टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है ताकि आप इसको नोट कर लें और फिर इसको अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी हो जाए। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा होता है कि प्रूव डैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन magnitude of relative velocity of approach is equal to magnitude of relative velocity of separation। हमने ये प्रूव करना है कि जब दो बॉडीज एक डायमेंशन में, मतलब एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है कि यहाँ पे डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन है, तो वन डायमेंशन का मतलब होगा वन डायरेक्शन। तो जब दो बॉडीज जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जब एक डायरेक्शन में मूव करते हुए वो आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी अप्रोच की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब अप्रोच की वेलोसिटी का मतलब होगा कि जितनी स्पीड के साथ वो एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, उनकी अप्रोच की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उनकी सेपरेशन की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब जो जब वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो उनकी एक दूसरे के करीब आने की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब कि जब टकराने के बाद वो अलग होंगी तो आगे वाली जो ऑब्जेक्ट है, आगे वाली जो बॉडी है वो आगे निकलेगी, तो जब वो अलग होंगी तो वो कहलाएगा उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो उनकी एक दूसरे के करीब आने की वेलोसिटी और उनकी एक दूसरे से अलग या दूर जाने की वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये टॉपिक हमारी बुक में लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के नाम से। तो टॉपिक का नाम जो है वो हेडिंग की फॉर्म में मैंने आपके सामने लिख लिया है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और मैं आपको बता दूं कि डायमेंशन का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो बॉल्स कंसिडर करेंगे और वो दोनों स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स कंसिडर की जाएंगी। नॉन रोटेटिंग का मतलब होता है कि वो अपने एक्सिस के अबाउट में नहीं घूम रही बल्कि वो सीधा स्ट्रेट एक लाइन पे आगे जा रही। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट अस कंसिडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स of masses m1 and m2 moving in same line and direction with velocities v1 एंड v2। ये जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था, सेम आप वैसे ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास है m1 एंड इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v1, और दूसरी जो मेरे पास बॉल है, हम ये बच्चों कह रहे हैं कि उस बॉल का जो मास है m2 और ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v2। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमारी बुक में उसने लिखा तो वेलोसिटीज़ है, बट उसने वेलोसिटी की बजाय यहाँ पे स्पीड को यूज़ किया है। v1 और v2 को ना तो बोल्ड करके लिखा गया है और ना ही इनके ऊपर वेक्टर के सिंबल डाले हुए हैं। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर, आफ्टर सम टाइम they collide with each other। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं। अब यहाँ पे जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं
तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इनका जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये M1 बॉल एंड इट कोलाइड्स विद द M2 बॉल, और जब ये आपस में कोलाइड की हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन के इलास्टिक होने का मतलब ये बनेगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज का सम जो टकराने से पहले था टकराने के बाद भी सम काइनेटिक एनर्जीज का वही रहेगा। यानी इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है जो टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह बनता है। आफ्टर द कोलिजन they move in same direction, but with velocities v1 prime and v2 prime। देखिए आपने ये कहा कि वो टकराने से पहले जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज द वन डायमेंशनल कोलिजन। बट टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो चेंज होके v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाएंगे। अब आपने इनके ऊपर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देना है। नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप इनके ऊपर जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे तो ये आपसे कहता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, सिस्टम का टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों जो मोमेंटम है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में भी मेंशन किया कि हमारा जो सिस्टम है ये इन दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। तो सिस्टम के मोमेंटम से मुराद इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम का सम है। तो बिफोर कोलिजन इस वाली बॉल का जो मोमेंटम बनेगा ये बनेगा m1 v1 और इस वाली बॉल का जो मोमेंटम बनेगा m2 v2 और हमारे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम के सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब चूंकि जब बॉल्स आपस में टकरा जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, तो आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटीज चेंज होकर प्राइम वाली वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम बनेगा वो m1 v1 प्राइम और सेकेंड बॉल का जो मोमेंटम बनेगा वो m2 v2 प्राइम और सिस्टम का मोमेंटम इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम के सम के इक्वल हो जाएगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अभी यहां से हम क्या करेंगे, ये जो m1 वाली टर्म्स है इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और m2 वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो टर्म m1 v1 प्राइम की है इस साइड पे ये प्लस की है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस m1 v1 प्राइम। और इसी तरह इधर ये टर्म रहेगी मेरे पास m2 v2 प्राइम और ये जो टर्म प्लस की है इस साइड पे आके ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी m2 v2। तो अभी इन दोनों में से m1 मेरे पास कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम और इधर से मेरे पास m2 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं v2 प्राइम माइनस v2। इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 1 का। अच्छा, जब इसके बाद हमने ये इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम यहां पे लिखते हैं कि एस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक
as collision is perfectly elastic। अब हम लोग कह रहे हैं चूंकि हमारे पास जो कोलिजन हुआ बॉल्स का वो परफेक्टली इलास्टिक हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का इफेक्ट या मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम की टकराने से पहले और टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जीज हैं वो आपस में सेम रहेगी। तो अब फिर वही बात आ जाएगी कि हमारा सिस्टम चूंकि इन दो बॉल्स पर मुश्तमिल है, तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी। तो हम जब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे फर्स्ट बॉल की, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, और जब मैं सेकेंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, तो ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब इसी तरह जब आप आफ्टर द कोलिजन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो पहले आप इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, फिर आप सेकेंड वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, और जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन आ जाएगी। तो ये दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है, जिसका मतलब होगा कि दोनों तरफ की काइनेटिक एनर्जीज आपस में सेम है। अब देखिए इधर से 1/2 कॉमन आ सकता है और इधर से भी 1/2 कॉमन आ सकता है, तो दोनों तरफ से जो 1/2 है ये चौके चारों टर्म्स में आ रहा है तो ये कट जाएगा। तो जब ये बच्चों 1/2 कट गया तो मेरे पास जो इक्वेशन बाकी बचेगी वो बचेगी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो एक बार फिर जैसे हमने यहाँ पे m1 वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा किया था और m2 वाली टर्म्स को दूसरी तरफ इकट्ठा किया, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ और m2 वाली टर्म्स को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेंगे। तो ये वाली टर्म जो इधर प्लस की है इस साइड पे आके ये हमारे पास नेगेटिव की हो जाएगी, माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। तो इधर से जब हम लोग m1 को कॉमन ले लेंगे तो फिर हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, और इधर से हम लोग m2 को कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो अभी अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये होगा कि आपने इन टर्म्स को एक बार ऐड करके लिख लेना है और एक बार माइनस करके। तो इसका मतलब फिर हमारे पास इधर क्या बन जाएगा जी, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ये आपने इसको नाम जब दे लिया इक्वेशन 2 का तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं 1 एंड 2। अभी हम करने वाले हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करना है, और आप लोग ये बात जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जो है वो डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड डिवाइड होगी राइट हैंड साइड के साथ। तो इधर बच्चों मेरे पास ऊपर आ जाएगा m1 इंटू
v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, और ये डिवाइड हो जाएगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम के साथ, और इस साइड पे मेरे पास बनेगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2, और ये साइड डिवाइड होगी m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 के साथ। तो अब देखें हमें नजर आ रहा है कि ये m1 के साथ, m2 के साथ कट गया, v1 माइनस v1 प्राइम इधर कट गया, और v2 प्राइम माइनस v2 इधर कट गया। तो फिर बच्चों हमारे पास बड़ी सिंपल सी इक्वेशन रह जाएगी, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। तो ये 3 मेन इक्वेशंस मैंने इस टॉपिक में अभी तक बनाई हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अभी देखें ये v1 और v2 ये मेरे पास बॉल्स की बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हैं, और v1 प्राइम एंड v2 प्राइम ये मेरे पास बॉल्स की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज हैं। तो अभी हमें जो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं उनको सेपरेट करना है, उनको अलग करना है। तो फिर बच्चों ये v1 प्राइम इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये v2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो ठीक है, इसको हम चलने देते हैं, लेकिन इधर से मैं ये माइनस v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम इसको इस तरह लिख लेता हूं। ये जो टर्म नेगेटिव की है इसको मैंने पहले लिख लिया, पॉजिटिव की टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। अभी यहां से मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगा, तो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम आ गया मेरे पास, और इधर से मेरे पास v1 माइनस v2। तो अब जो चीज मैं बनाना चाह रहा था वो मेरे पास बन चुकी है। ये बच्चों जो है ना मेरे पास v1 माइनस v2, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पे चूंकि हम लोग इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया अप्रोच का मतलब है कि कितनी तेजी के साथ वो बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अब हम अपनी पहली डायग्राम पे वापस जाते हैं। यहाँ पे जब बॉल्स ने आपस में कोलाइड करना है तो ऑब्वियस बात है कि जो बॉल पीछे से आ रही है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो उसके साथ टकरा पाएगी ना। अगर आप आगे वाली बॉल की स्पीड ज़्यादा कर देते हैं तो वो तो उससे आगे चलती जाएगी, कभी भी बॉल्स टकराएंगी नहीं। तो आपने जब ये कहा कि जी आफ्टर सम टाइम द बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर, इट मीन्स दैट द बॉल कमिंग बिहाइंड द सेकेंड बॉल हैज़ द ग्रेटर वेलोसिटी और ग्रेटर स्पीड। तो जो बॉल पीछे से आ रही है वो ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही है। तो अब ज़रा एज्यूम करें दो गाड़ियाँ हैं, दो व्हीकल्स हैं, वो रोड पे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब आगे वाली गाड़ी के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, पीछे वाली गाड़ी के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है। जो पीछे वाली गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही है, आगे वाली गाड़ी मूव कर रही है बट कम स्पीड के साथ। तो आगे वाली गाड़ी में जो बच्चा बैठा होगा उसको यही लग रहा है ना कि पीछे वाली गाड़ी आहिस्ता 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 उसके करीब आती जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये है कि जो पीछे वाली गाड़ी या पीछे वाली बॉल आगे वाली गाड़ी या आगे वाली बॉल के करीब आती जा रही है तो वो कितनी स्पीड के साथ उसके करीब आ रही है, अप्रोच कर रही है वो बॉल जो है फर्स्ट वाली सेकंड को, तो कितनी स्पीड के साथ अप्रोच कर रही है। तो ये v1 माइनस v2 मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब इधर जो ये प्राइम मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो प्राइम है इसका मतलब वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन है। तो अब जब ये बॉल्स आपस में टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद नजर आ रहा है कि बॉल्स अलग हो चुकी हैं। तो जब बॉल्स अलग हो चुकी हैं तो आगे वाली जो बॉल है वो आगे निकल गई और पीछे वाली आ तो उसी डायरेक्शन में रही है बट पीछे आ रही है। तो मतलब टकराने के बाद इस बॉल की स्पीड बढ़ गई और इस बॉल की स्पीड कम होगी। तो अब जब आगे वाली बॉल की स्पीड बढ़ चुकी है तो उसने आगे जाते जाना है और उसने पीछे वाली बॉल से अलग होना है। तो सेपरेशन का मतलब है अलग होना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि बॉल्स कितनी स्पीड के साथ अलग हो रही हैं। और ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि जी ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है? ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और फिर इनके दरमियान में जो इक्वल का साइन लगा हुआ है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि इन दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड जो हैं ये आपस में इक्वल है। तो अभी मैंने बात यहाँ पे कंप्लीट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है, लेकिन बुक के मुताबिक आगे इसके जो 4 केसेस हैं उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, और वो इक्वेशंस और वो केसेस मैं अगले लेक्चर में शामिल कर रहा हूँ। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आता है तो आप एज इट इज इसको इतना लिख देंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।